और पीओके में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब वहां के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और स्थानीय लोग अब खुलकर आजादी की मांग उठा रहे हैं। वहां के लोगों ने बागी संगठनों से हथियार तक उठाने की अपील कर दी है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग आजादी की मांग पर अड़े हुए हैं और पीओके के हालात दिन और दिन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। महंगाई की मार से परेशान लोग अब आजादी की मांग कर रहे हैं और ये आजादी की मांग लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। बागी संगठनों से भी हथियार उठाने की अपील जो है वो की जा रही है। हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और मुजफ्फराबाद के इस खून को इन नापाक फौजों से आजाद करवाने का एक जरिया बनाकर ये जो चकला है यहाँ मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग मामले में आरोपी भावेश भिंडे को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल आरोपी भावेश भिंडे को मुंबई क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किया था। अवैध होर्डिंग दुर्घटना के बाद भावेश भिंडे मुंबई से फरार हो गया था। भावेश भिंडे होर्डिंग लगाने वाले कंपनी का मालिक है। भावेश भिंडे पर इससे पहले मुंबई पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। मुंबई में सोमवार को धूल भरी आंधी और बारिश की वजह से घाटकोपर में एक अवैध होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया था। अब तक होर्डिंग हादसे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आरोपी भावेश भिंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद मुंबई से फरार था यह आरोपी। दरअसल धूल भरी आंधी आई और जिससे होर्डिंग गिर गई, उसके नीचे 16 लोग दब गए हैं। कई लोग अभी भी घायल हैं जिनका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। यूपी में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। सुबह 11:15 बजे बाराबंकी में करेंगे रैली। दोपहर 1 बजे फतेहपुर में करेंगे सभा। 3 बजे हमीरपुर में रैली को करेंगे संबोधित। बाराबंकी और फतेहपुर में 20 जून को है मतदान। हमीरपुर में 1 जून को वोटिंग होगी। तो सुबह 11:15 बजे बाराबंकी में रैली करेंगे पीएम मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां रहने वाली हैं। दोपहर 1 बजे फतेहपुर में एक सभा करेंगे पीएम की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। 3 बजे हमीरपुर में रैली को संबोधित करेंगे। बाराबंकी और फतेहपुर में 20 जून को मतदान है। यूपी में 3 रैलियों को संबोधित प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां रहने वाली हैं। दोपहर 1 बजे फतेहपुर में जनसभा करेंगे। वहीं आज मुंबई में एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। शिवाजी पार्क में आज पीएम मोदी रैली करेंगे। शाम करीब 6:45 बजे होने वाली इस रैली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी इस रैली में 2 बड़े दांव खेलने की तैयारी कर रही है और इस रैली में जहां महायुति की तरफ से आखिरी शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहीं इस रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा करेंगे। महाराष्ट्र में अब सिर्फ 13 लोकसभा सीटों का चुनाव शेष बचा है। इसमें मुंबई की 6 लोकसभा सीटें शामिल हैं। चारधाम यात्रा में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सभी 4 धामों के 50 मीटर के एरिया में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा और कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। व्यवस्थित चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। केदारनाथ धाम में ब्लॉगर्स और रील बनाने वालों की भी भीड़ पहुंच रही है जो सामान्य तीर्थयात्रियों के लिए दिक्कतें कर रहे हैं और इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है। लिहाजा मंदिर परिसर में मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है और तत्काल प्रभाव से यह फैसला लागू भी हो गया है। चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर रील, फोटो और वीडियो के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। ये भी निर्देश बहुत सख्ती से इनका पालन किया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। जो लोग रील बना के गलत मैसेज दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये भी एक जुर्म है और इसमें भी हम लोग एफआईआर करेंगे। क्योंकि अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप श्रद्धा और आस्था से एक मंदिर में जा रहे हैं, वहां पे जाके रील बनाना तो बहुत ही गलत बात है।
इरादे नेक हो तो साधन की कमी राह का रोड़ा नहीं बनती है। ये बात इसलिए क्योंकि आज से करीब 23 साल पहले एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ अपना घर आश्रम आज मानवता की बढ़ चढ़कर सेवा कर रहा है। देश विदेश में आश्रम के लगभग 55 शाखाएं हैं, जिनके खर्च का इंतजाम हैरान करता है। देखिए ये रिपोर्ट। न धर्म का झगड़ा, न क्षेत्र की लड़ाई, न किसी किस्म का कोई वर्चस्व, यहां मानवता ही है सर्वस्व। घर से दूर एक घर, अपना घर आश्रम। जिन्हें अपनों ने तिरस्कार दिया, उन्हें इस आश्रम ने स्वीकार किया। न सिर्फ आसरा दिया, बल्कि उनके दुख दर्द का भी भरपूर इलाज किया। उनके होठों पर मुस्कान लाने की भरपूर कोशिश की। इसीलिए भरतपुर का अपना घर आश्रम बेसहारा लोगों का पसंदीदा ठिकाना है। इतना ही नहीं, उन्हें घर की याद तक यहाँ पर नहीं आती है। खास बात यह है, यहाँ पर सबसे छोटा जो सदस्य है वो 4 दिन का है और सबसे बड़ा सदस्य इस परिवार का 100 साल से अधिक आयु के हैं। सभी सदस्यों के लिए अलग अलग आवासीय व्यवस्था है। अपना घर आश्रम में लावारिस मंदबुद्धि लोगों को लाकर इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद काउंसलिंग कर घर परिवार की जानकारी जुटाई जाती है। घर का पता बताने पर बिछड़ों को अपनों से मिला दिया जाता है। ये जो लावारिस स्थिति में होते हैं, बीमारी की स्थिति में होते हैं, उनका उपचार किया जाता है और फिर उन्हें अपनों से मिलाने के लिए सोशल मीडिया की जो टीम है अपना घर सेवा आश्रम में, वो बाकायदा यहाँ पर पेश करती है कि किस तरह से इन्हें अपनों से मिलाया जाए। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाता है। इनके परिजन जो हैं वहाँ तक संदेश पहुँचाने की कोशिश की जाती है। 23 वर्षों में 23,000 से ज्यादा लोगों को अपनों से मिलाया जा चुका है। फिलहाल अपना घर आश्रम में 5,932 लोग रह रहे हैं। करीब 23 साल पहले एक छोटे कमरे से शुरू अपना घर आश्रम आज देश विदेश तक फैल गया है। भी लोग यहाँ पर रहते हैं जिन्हें उनके घर से निकाल दिया जाता है या फिर उन्हें उनके जो परिवार के लोग हैं वो उन्हें वहाँ से भगा देते हैं घर से, और उसके बाद वो उनका कोई सहारा नहीं होता है, तो वहाँ अपना घर आश्रम में यहाँ पर इनको सहारा दिया जाता है। आश्रम की देश विदेश में लगभग 55 शाखाएं हैं। सरकार की मदद के बिना अपना घर आश्रम दीन दुखियों की सेवा कर रहा है। आश्रम का रोज का खर्च लगभग 10 लाख रुपए है, जिसके लिए ठाकुर जी यानी भगवान को सिर्फ चिट्ठी लिख दी जाती है। आश्रम के संचालक डॉक्टर BM भारद्वाज बताते हैं कि अभाव की स्थिति में भगवान के नाम चिट्ठी लिखने पर समस्या आश्चर्यजनक तरीके से दूर हो जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी का परकोटा विश्व विरासत में शुमार है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 4 दीवारी के परकोटे के 5 दरवाजे किस हाल में हैं। देखिए रिपोर्ट। गुलाबी नगरी की जिस पहचान को निहारने के लिए पर्यटक 7 समंदर पार से आते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत का खिताब पा चुके जयपुर के परकोटे के उन 7 दरवाजों के क्या हाल है, इसको लेकर आज हमने किया ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यकीन नहीं तो दर्द और बदहाली की दास्तान सुनाती इन दीवारों को सुनिए। ये वो दरवाजे हैं जिनसे गुजरने के बाद ही गुलाबी नगरी का दीदार किया जा सकता था।
परकोटे में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे रियासत काल से लेकर आज तक शहर का सुरक्षा कवच माने जाते हैं। ये बात और है कि जयपुर के ये सुरक्षा कवच आज सुरक्षा करना तो दूर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। रियलिटी चेक में पहले दरवाजे यानी कि अजमेरी गेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताऊंगी कि आखिर परकोटे में सुरक्षा कवच कहे जाने वाले दरवाजे अजमेरी गेट के क्या हालात है। और मैं आपको बता दूं, ये दक्षिण स्थित 4 दरवाजों में से एक मुख्य दरवाज़ा है, जो कि अजमेर से आने का मुख्य द्वार एक ज़माने में हुआ करता था। और अभी ये किशनपोल बाज़ार का इस दरवाजे से रास्ता खुलता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि पूरे अजमेरी गेट की जो हालात है, यहाँ पर उसके कलर उतर चुका है, रंग उतर चुका है और वहीं दीवारों में दरारें भी अब नजर आने लगी है। कहावत है, बुरी शुरुआत का अंत अच्छा होता है। इसीलिए रियलिटी चेक में पहले कदम पर ही शासन प्रशासन की बेरुखी नजर आई थी, लेकिन एक उम्मीद थी शायद अगला दरवाजा कुछ बेहतर हालत में नजर आ जाए। लेकिन स्याह हकीकत उम्मीद को चकनाचूर कर रही थी। हर कदम पर जिम्मेदारों के दावे सिर छिपाते नजर आ रहे थे। बदहाली की हर तस्वीर जिम्मेदारों के वजूद को तार तार कर रही थी। जोरावर सिंह गेट, सूरजपोल गेट, घाट गेट, सांगानेरी गेट, चांदपोल गेट, गंगापोल गेट, सब जगह हालात एक जैसे ही थे। करीब 3 सदियों से हमारी सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच बनी 4 दीवारी के परकोटे के 7 दरवाजों के हालात जर्जर हो चले हैं। जी हाँ, कहीं दरारें नजर आ रही है तो कहीं दूसरी और रख रखाव और मेंटेनेंस में साफ लापरवाही भी। रंग रोगन करे तो जैसे बरसों हो गए हैं। और जब पर्यटक इन गलियों को निहारने लगता है, निहारने के लिए कहे निकलता है, तो अपने साथ एक बुरी इमेज लेकर जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने जब हेरिटेज नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त रौनक वैरागी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसके लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी है। जैसे ही सर से समय मिलता है, काफी समय उसकी बैठक को भी हो गया है, उनके समक्ष ये सारी स्थितियां लेकर एक सर्वे यहाँ जारी करेंगे। ये तस्वीरें जयपुर के बाशिंदों के लिए भले ही परेशानी का सबब हों, लेकिन 7 समंदर पार से जयपुर निहारने पहुंचने वाले सैलानियों के लिए बदहाली की ये तस्वीरें किसी धोखे से कम नहीं हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए कुछ और दिखाई देता है, लेकिन जब वो हकीकत में इन हेरिटेज में आकर रूबरू होते हैं तो कुछ और तस्वीरें उनके सामने नजर आती हैं। ऐसे में सवाल बड़े उठते हैं कि आखिर पर्यटन विभाग क्या कर रहा है, क्यों सुध नहीं ले रहा है, सरकार का आखिर इस और ध्यान क्यों नहीं है। उम्मीद है कि न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खबर के बाद जिम्मेदार एक्शंस लेंगे और इस और भी अपना ध्यान देंगे। कैमरामैन शेषिंग के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। एक बड़ी खबर आ रही है महिला आयोग के सामने वैभव कुमार की पेशी। महिला आयोग ने वैभव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया है। स्वाति मालीवाल मामले में एनसीडब्ल्यू ने भेजा था नोटिस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए हैं वैभव कुमार। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, वैभव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महिला आयोग ने बुलाया है। महिला आयोग के सामने वैभव कुमार की पेशी रहेगी। स्वाति मालीवाल मामले में एनसीडब्ल्यू ने ये नोटिस भेजा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए हैं वैभव कुमार, जिनकी हम तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर आती हुई तस्वीर है जिसमें वैभव कुमार नजर आ रहे हैं। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।